हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हाउ ब्लड फॉर्मेशन, रक्त निर्माण कैसे होता है। दूसरा टॉपिक है हाउ ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर कैसे होता है। और तीसरा टॉपिक है ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड कैंसर का उपचार क्या है। ये तीनों टॉपिक्स को हम इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स आपस में अटैच हैं। पहले हम समझेंगे ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद से समझेंगे ब्लड कैंसर कैसे होता है और ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। जब ये समझेंगे हम कि ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब रक्त कहाँ बनता है, तो तभी समझ पाएंगे रक्त में कैंसर कैसे हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे ब्लड फॉर्मेशन, मतलब रक्त का निर्माण। तो हम लोग को देखना पड़ेगा रक्त निर्माण कहाँ होता है। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान चलिए हमको यहाँ से कहीं जाना है, मतलब आप जहाँ पर रहते हो वहां से कहीं दूर जाना है, तो वहां जाने के लिए आप पहले देखते हैं ना रास्ते में ये पड़ेगा, यहाँ यहाँ जाना है। तो इसी मतलब हमको देखना है रक्त निर्माण कहाँ होता है, उसके पहले देखना पड़ेगा हमको यहाँ यहाँ से जाना है, मतलब यहाँ होता है, फिर से यहाँ होता है, फिर से इसके अंदर निर्माण होता है। तो इसको देखने से पहले हम लोग अपना चार्ट बनाया तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रक्त निर्माण कहाँ होता है उसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे कहाँ वो असलियत में है। जैसे मान चलिए आपको जाना है कहीं, तो पहले देखेंगे ना रूट, देखेंगे रास्ता कहाँ कहाँ से जाना है। नहीं तो डायरेक्ट वहां पे नहीं ना पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो पहले हमारा है क्या है, बोन। हम नॉर्मली हम सबको बोन पता ही होगा। बोन जो होता है वो हमारे शरीर का एक ढांचा बनाता है। हमारी हड्डियां जो होती हैं, बोन को अस्थि भी कहते हैं और हड्डी भी कहते हैं। दो नाम हिंदी में है, अस्थि और हड्डी। बोन, ठीक है। बोन मतलब अस्थि या हड्डी। तो हमारे शरीर में हड्डी होती है, हमको सबको पता है। नहीं तो जब हम उस हड्डी को तोड़ेंगे, मतलब सच में नहीं तोड़ना है, जब हम उस हड्डी को तोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, बोन मैरो होता है, मतलब अस्थि मज्जा होता है। बोन मतलब अस्थि, बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं और बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि मज्जा इसलिए कहते हैं बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। तो दूसरा हमारा क्लियर हो गया। पहला है बोन और बोन के अंदर बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर हम लोग को क्या मिलता है, स्टेम सेल्स मिलते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं यही बाद में मैच्योर होके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में बनते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट यही हमारे तीन जो हैं ब्लड सेल्स हैं, जिनसे हमारे जो हमारे शरीर में हमारे वेन्स में नसों में दौड़ते हैं। ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट यही हमारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। तो हम लोग समझिए बोन में बोन मैरो है, बोन मैरो में क्या है, स्टेम सेल्स हैं। मतलब नॉर्मल बोन है, मान लीजिए हड्डी है, मेरा हड्डी है, हड्डी के अंदर क्या है, बोन मैरो है, बोन के अंदर बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल है। तो नॉर्मल हड्डी के अंदर ही स्टेम सेल्स होते हैं। हम कह सकते हैं जो बोन के अंदर है स्टेम सेल्स होते हैं, हम इसको कह सकते हैं। फिर से स्टेम सेल्स जो होते हैं, जब यही स्टेम सेल्स, ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये जब मैच्योर हो जाते हैं, मतलब एक एक स्टेज के बाद, मतलब इनके कई कई स्टेज होती है, मैं उसको बताऊंगा तो वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इनकी कई स्टेजेस होती हैं, मतलब ये इतना एज के होंगे, इतना एज के होंगे, उसके बाद मैच्योर होके जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये ब्लड सेल्स बन जाते हैं डिवाइड करते करते। ठीक है, हम लोग को इतना समझ में आ गया। तो ये ब्लड सेल्स में बन जाते हैं। अब ब्लड सेल्स हमारे तीन होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखा है। जो ये आरबीसी है, तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इंग्लिश में भी एरिथ्रोसाइट्स ही कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल्स। सी के बाद मैंने देखिए यहाँ पर यस लगाया है, यस। सी मतलब सेल, सेल होता है, सेल मतलब कोशिका। सेल मतलब आप समझते हैं ना, सेल मतलब जिससे हमारा पूरा बॉडी बना है, सेल मतलब कोशिका, हमारी इकाई यूनिट जैसे होता है ना, एसआई यूनिट होता है, वैसे हमारी इकाई जो है वो सेल है। हम लोग को जैसे कोई एक मेजरमेंट होता है ना, जैसे किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर में सेंटीमीटर होता है, वैसे ही हमारा सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल है। सेल मतलब कोशिका है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। और तीसरा हमारा है प्लेटलेट। प्लेटलेट फुल फॉर्म प्लेटलेट ही होता है, मतलब प्लेटलेट प्लेटलेट ही होता है। बस हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारा तीनों ये क्लियर है, हम लोग समझ लिए। मतलब रक्त निर्माण कहाँ होता है, रक्त निर्माण कहाँ होता है, हड्डी, मान चलिए हड्डी है, हड्डी के अंदर क्या है, बोन मैरो है, मतलब
अस्थि के अंदर अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा के अंदर स्टेम सेल है, और स्टेम सेल जो होता है एक मैच्योर जब हो जाता है, जब ये मतलब छोटे पर से मतलब, जैसे मान चलिए कोई बच्चा है, 12 साल का है, शिशु है। शिशु नहीं कहेंगे, शिशु तो मतलब 7-8 साल का रहेगा तभी कहेंगे। तो जब एक एजिंग होने लगती है ना, जैसे वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इसी तरह ये भी सेल्स जो होती हैं मैच्योर हो जाती हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाती हैं, जो कि हमारे शरीर में काम होता है। ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा है तो काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं अर्न करता है, किंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका एक एज हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, तो घर के लिए कमा के लाने लगता है, घर के लिए काम करने लगता है। वही सेम काम है, जैसे हमारा बॉडी क्या है, पूरा घर है। घर में जो है ये क्या है, स्टेम सेल्स होते हैं। और एक बच्चा जो है क्या होता है, घर में स्टेम सेल की तरह है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, तो पड़ा रहता है, अपना पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है। जब वो पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लेता है, कहीं जॉब करता है, तो जॉब करता है तो कुछ अर्न करता है शरीर में, जैसे मतलब घर में कुछ काम करता है ना, वैसे ही ये स्टेम सेल है। जब ये इनका एज हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाते हैं, जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए। जैसे घर को चलाने के लिए बच्चा काम कर रहा है, उसी तरह ये स्टेम सेल जो होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, तो ये ब्लड सेल्स बन जाते हैं, और ये भी शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं। जैसे हमको पता है आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे जो बाहरी इन्फेक्शन इन्फेक्शन आते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आते हैं उनसे लड़ता है। और प्लेटलेट जो होते हैं हमको ताकत देते हैं, शरीर में ताकत देते हैं, और एक क्लॉटिंग का काम करते हैं। जैसे कहीं कट जाता है तो इसको क्लॉट का मतलब इसको रोकने का काम क्या करता है, प्लेटलेट करता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मेरा पेन का दिक्कत है, इसलिए मैं इसमें बार बार इस तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनिए, और इसमें देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो हमने ब्लड सेल्स समझ लिए, ब्लड सेल्स होते क्या हैं। ठीक है। और उसके बाद से देखें हाउ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर कैसे होता है। अब ये हम लोग समझ लिए ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, अब इसको समझना एकदम आसान होगा, और ये अटैच होंगे आपस में। इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाउ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर कैसे होता है। ठीक है। तो ब्लड कैंसर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर तो कैंसर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं ना, तो एक ब्लड कैंसर एक तरह का कैंसर ही है। तो पहले हम समझेंगे कैंसर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे ब्लड कैंसर क्या होता है। कैंसर यहाँ पर मैंने उसके बारे में लिखा है, मैं वैसे पहले आपको बता देता हूँ। कैंसर जो होता है, जब कोई भी सेल, मतलब क्या सेल मतलब क्या, कोशिका। इसको सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल यूनिट है, मूल इकाई है। हमारा शरीर किससे बना है, सेल से बना है। पूरा हमारा शरीर एक एक सेल से जुड़ के बना है। हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसी से हम लोग बने हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 6th 7th में, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनता है। तो उसी तरह से ये सेल जो होते हैं, जब अनकंट्रोलेबली मतलब अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित रूप से डिवाइड होने लगते हैं और शरीर में फैलने लगते हैं, इसी को कैंसर कहा जाता है। हम अपना ये डिफिनेशन देख लेते हैं। हमारा हेडिंग कैंसर है। कैंसर इज अ डिजीज, कैंसर एक बीमारी है, डिजीज मतलब बीमारी है, इन विच जिसमें अब द बॉडी सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली, जो बॉडी सेल्स होते हैं अनकंट्रोलेबली मतलब अनियंत्रित डिवाइड होने लगते हैं, एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। जैसे मान चलिए कोई आदमी है और पागल हो जाता है, क्या करता है, पूरा तोड़ फोड़ मचाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, सबको मारेगा, गाली देगा। उसी तरह से ये भी है। और ये अनकंट्रोल, जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे, नियंत्रण में नहीं रहेंगे, तो ये पूरे शरीर में जाएंगे, तबाही मचाएंगे, पूरे शरीर को खराब करेंगे। इसीलिए कैंसर को बहुत ही हानिकारक बीमारी कहा जाता है, बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। तो उसके बाद से हम लोग कुछ और लिखें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज, कैंसर क्या एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक मतलब ये हमारे डीएनए में कुछ खराबी की वजह से हो जाता है। जेनेटिक मतलब क्या होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है। जीन्स मतलब आप लोग पढ़े होंगे, डीएनए होता है हमारे शरीर में। तो डीएनए जो होता है वो जीन्स के कॉम्बिनेशन, मतलब कई सारे जीन्स मिलके मतलब डीएनए बनाता है। तो हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसी को उसी उसी की वजह से कैंसर होता है। तो इसको जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं। जो कैंसर है एक जेनेटिक डिजीज है, क्योंकि ये हमारे डीएनए में कुछ डिसफंक्शन मतलब कुछ खराबी की वजह से होता है। नॉर्मल हम समझ लेते हैं डीएनए, डीएनए मतलब जिसमें जीन्स होते हैं, तो इसको जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है।
हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज, और आपको बेसिक क्लियर है तो ये समझने में काफी आसानी होगी। जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो नॉर्मल हम समझ लेते हैं कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, बस इतना समझिए, कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है। That is, it caused by the changes to gene that control the way our cell function। कह रहा है जो जीन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं कि हमारा सेल कैसे फंक्शन करेगा। और क्या लिखा है, स्पेशली हाउ दे ग्रो एंड डिवाइड, और कैसे ग्रो होंगे, कैसे बढ़ेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। जो जैसे एक आदमी है, उसका ब्रेन ही डिसाइड करता है कि मतलब ब्रेन सही रहेगा तभी ना वो अच्छे से सोचेगा, अच्छे से खाएगा, अच्छे से पिएगा, ऐसे रहेगा। किसी के ब्रेन में चोट लग जाता है, ब्रेन जब नहीं काम करता है तो अफरा तफरी मचाता रहता है। उसी तरह से ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो ब्लड सेल्स होते हैं इनमें हो जाता है। जो ये अनकंट्रोल हो जाते हैं, मतलब अनियंत्रित हो जाते हैं, अपने आप डिवाइड होने लगते हैं। इनके जो इनका एक ब्रेन क्या है, डीएनए है, डीएनए में एक जीन है, जो ये यहाँ पे लिखा है ना, जीन। ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है बार बार। ये जो जीन है, इसका क्या लिखा है, डेट कंट्रोल द वे आवर सेल्स फंक्शंस, और स्पेशली हाउ दे ग्रो एंड डिवाइड। मतलब ये जीन जो होता है ये डिसाइड करता है हमारा सेल कैसे फंक्शन करेगा, कैसे बढ़ेगा, ग्रो मतलब बढ़ेगा, और कैसे डिवाइड करेगा, कैसे अपना विभाजन करेगा। तो जब ये जीन में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसका मतलब ब्रेन ही डैमेज हो गया सेल का। तो ये अपने आप डिवाइड करने लगेगा, अपने आप फंक्शन करने लगेगा, कुछ भी कहीं कुछ करने लगेगा। जैसे ह्यूमन है, आदमी है, उसका ब्रेन खराब हो जाएगा तो कुछ भी करने लगेगा, वैसे ही एक सेल है उसमें जीन जो होता है और डैमेज हो जा रहा है तो कुछ भी करने लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है, जेनेटिक चेंजेस डेट कॉज कैंसर कैन हैपन बिकॉज। ये जेनेटिक चेंज कैसे हो सकता है, मतलब इसके क्या क्या कारण है, मतलब जो कैंसर होता है उसमें जो जेनेटिक चेंज के कारण ही कैंसर होता है, तो जेनेटिक चेंज में क्या हो सकता है हम लोग देख लेते हैं। ऑफ एरर्स दैट अकर एज सेल डिवाइड, एरर हो सकता है, जैसे मान चलिए सेल, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो रहा है, हम लोग पढ़े होंगे। तो मियोसिस माइटोसिस होता है, वो अलग ही टॉपिक बार बार मतलब हो जा रहा है, आपका बेसिक्स थोड़ा सही रहेगा। मतलब नॉर्मल समझ लीजिए, जैसे मान चलिए एक लड्डू है, डिवाइड होकर दो लड्डू बन रहा है। वैसे ही मान चलिए एक सेल है, डिवाइड होता है तो उसमें कुछ एरर हो जाती है, कुछ खराबियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो डिवीजन होता है उसमें जीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उसके जीन में जो जो उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि ऐसे डिवाइड करना, ऐसे रहना है, जब ये डिवाइड होता है उसमें कुछ जीन में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका ब्रेन, जैसे मान चलिए आदमी का ब्रेन डैमेज होता है, चोट लग जाता है, उसी तरह मान चलिए इसको चोट लग जाता है। तो ये जब डिवाइड होता है तो इसके जीन में चोट लग जाता है, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल तरीके से बार बार डिवाइड होने लगता है, ये रुकता ही नहीं है, डिवाइड ही होने लगता है। तो उसी तरह से हमको कैंसर हो सकता है। और दूसरा है डैमेज टू डीएनए कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इन्वायरमेंट। देखिए हमको कैंसर इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। जैसे एक कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी एक कैंसर होता है, ठीक है। सच एज द केमिकल्स इन टबैको स्मोक, देखिए जो टबैको स्मोक हो, क्या लिखा है, टोबैको स्मोक, जो हम लोग धूम्रपान करते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं, मतलब जो सिगरेट पीते हैं, उससे भी कैंसर होता है, उस पर लिखा भी रहता है। तो उससे भी कैंसर हो सकता है। ये देखिए नीचे लिखा भी है, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, सन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। जो सन का अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी वजह से, जैसे हम अपने मोबाइल में देखिए कभी कभार 12 बजे एक टाइम में लिखा रहता है कि मतलब बाहर नहीं जाने का है, बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है सब। दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, जो मान चलिए किसी के पेरेंट को, और देखते नहीं किसी के पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के पेरेंट को डायबिटीज है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज हो जाता है। किसी के पेरेंट को कोई मतलब आंख में दिक्कत है या कान में दिक्कत है या पैर में दिक्कत है तो बच्चे को भी हो जाता है, क्योंकि जन्म से जो जिन लोगों को दिक्कत होता है तो उनके बच्चों में भी जन्म से दिक्कत हो जाता है। जैसे कोई एक पर्सन है, उसको कोई बीमारी है, वो जन्म से उसको बीमारी है, तो जब उसका बच्चा होगा तो ज्यादा चांस है कि उसको भी मतलब बीमारी वो हो सकती है। तो ये जन्म से भी हो तो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। जिस मान से 40 केस के बाद उनकी जीन में इंफॉर्मेशन था, मतलब डीएनए में इंफॉर्मेशन था, कैंसर उनको हुआ था, तो जो बच्चा होगा उसको 40 के बाद हो जाएगा कैंसर, या पहले भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो उसी टाइम पे हो। तो हम लोग समझ लिए। हो सकता है मतलब समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
कहाँ गया यार, मेरा तो ये गायब हो जा रहा है बार बार पेन। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम्म, हम्म, तो हम देखते हैं ब्लड कैंसर। हम लोग कैंसर समझ लिए क्या होता है ये। अब हम लोग देखेंगे ब्लड कैंसर कैसे होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर, मोस्ट ब्लड कैंसर आल्सो कॉल्ड द हेमेटोलॉजिक कैंसर। जो ब्लड कैंसर है इनको हेमेटोलॉजिक कैंसर भी कहा जाता है। स्टार्ट इन दी बोन मैरो, जो कि बोन मैरो में स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था बोन मैरो में ही स्टेम सेल होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। तो वहीं स्टेम सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर, हमको ब्लड कैंसर हो जाता है। तो स्टार्टिंग बोन मैरो, बोन मैरो में जो कि स्टार्ट होता है, वेयर ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। तो हमने इसके पहले ही पढ़ लिया, जो बोन मैरो होता है उसी में ब्लड सेल्स बनते हैं, तो वहीं पर जो है, जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वहीं पर कैंसर का मतलब जन्म हो जाता है, मतलब कैंसर वहीं से शुरू होता है। Blood cancer occurs when abnormal blood cells grow out of control. जो कह रहा है, ब्लड कैंसर अकर्स व्हेन एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। ब्लड कैंसर कब होता है? जब एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ग्रो करने लगते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जब कंट्रोल में नहीं है, अपने आप डिवाइड होने लगता है, उसी को ब्लड कैंसर कहा जाता है। हमने कैंसर समझा था, कहीं पर भी हर किसी बॉडी पार्ट में सेल है और अपने आप डिवाइड होने लगा तो कैंसर हो जाता है। यहाँ पर ब्लड में अपने आप डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ब्लड कैंसर हो गया। इंटरफियरिंग विथ फंक्शन of normal blood cells which fight off infection and produce new blood cells। अभी कह रहा इंटरफेयर करते हैं, मतलब ये दखलंदाजी करते हैं जो कि अच्छे ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि बढ़िया होते हैं। जैसे मान चलिए ये बहुत सारे डिवाइड होने लगेंगे, तो हमारे सेल में जो अच्छे सेल्स होंगे, मतलब जो ब्लड सेल्स, मतलब जो हेल्दी ब्लड सेल होंगे, उन पे इंटरफेयर करने लगेंगे। कैसे? जैसे मान चलिए हम खाना खाते हैं तो एनर्जी जाता है, तो एनर्जी कौन लेता है? हमारा शरीर लेता है। तो ब्लड सेल्स भी एनर्जी लेते हैं ना। तो जब ये बिना काम के आ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये भी एनर्जी नहीं लेंगे और काम कुछ करेंगे ही नहीं। जैसे मान चलिए एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी में 50 वर्कर मतलब काम करने वाले हैं, और उनको डेली 12 घंटा 13 घंटा काम करना पड़ता है, और टाइम से खाना मिलता है दोनों 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 तीनों टाइम। और उसी में 150 200 भरते जा, 400 500 भरते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और खा भी रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो लोग तो कमजोर होके मर जाएंगे। तो यही काम होता है जब ये हमारे से बॉडी में बहुत सारे आ जाते हैं, जो कि बस डिवाइड होते हैं और खाते पीते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो हमारे शरीर में दिक्कतें होने लगती हैं, वीकनेस महसूस होने लगती है, और ये बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो ट्यूमर भी बन जाता है। तो ये नॉर्मल है, मतलब हम लोग समझ लिए ब्लड कैंसर क्या होता है। अब ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट समझेंगे, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। और इन टॉपिक्स में कई सारे डीएनए है, और क्या था वो, स्टेम सेल था। स्टेम सेल मतलब कैसे मैच्योर होते हैं। तो इन इन दोनों पे या किसी पे आप बताएंगे तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, ये सब कैसे मैच्योर होते हैं, चाहे डीएनए क्या होता है, उसमें जीन क्या होता है। तो हमको भटकना नहीं है, पहले ये देखें ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझको, पेन का थोड़ा दिक्कत है, पेन लेना पड़ेगा। हम इसको रीड करते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है। ट्रीटमेंट फॉर ब्लड एंड बोन मैरो कैंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। जो ट्रीटमेंट है वो टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड कर, किस टाइप का आपको कैंसर है। द पेशेंट एज, हाउ फास्ट द कैंसर इज प्रोग्रेसिंग। किस किसी पे चीज पे डिपेंड कर रहा है ट्रीटमेंट। अब मैं इसको बता देता हूँ पहले। कैंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? पेशेंट की एज पे डिपेंड कर रहा है, वो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है, और कौन सा कैंसर है उस पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार का कैंसर है उसी प्रकार का इलाज होगा। जैसे मान चलिए, अब कोई मुजरिम है, जुर्म कर देता है, तो सबको बराबर सजा नहीं मिलती है। जिस टाइप का जुर्म किया रहता है उसी टाइप का उसको सजा मिलती है। तो यहाँ पर सजा नहीं है, यहाँ पर तो दवा होगा। तो यहाँ पर जिस टाइप का कैंसर रहेगा, जितना जल्दी फैलेगा, जो एज रहेगा, एज के हिसाब से। अब मान चलिए छोटा सा बच्चा है तो उसको दूसरी थेरेपी दी जाएगी इलाज के लिए, और जो बूढ़ा है उसको दूसरी थेरेपी, और जो जवान है उसको दूसरी थेरेपी दी जाएगी इलाज के लिए। तो अलग अलग होता है।
मतलब ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्रावधान है हमको, मतलब एज डिसाइड करता है हमारा कि, और कैंसर डिसाइड करता है कौन सा कैंसर है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि मतलब आपको कौन सा इलाज किया जाएगा। वेयर द कैंसर हैज स्प्रेड एंड अदर फैक्टर, और कहाँ पर ये स्प्रेड मतलब कहाँ पर ज्यादा फैल रहे हैं, ये बार बार मेरा इधर उधर चल जा रहा है। सम कॉमन ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा इंक्लूड दोज लाइक लिसन बिलो। कह रहा है कुछ कॉमन ब्लड कैंसर है जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, और ये जो तीनों हैं, मतलब मल्टीपल माइलोमा है, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, इनके लिए मतलब जो कुछ मतलब ट्रीटमेंट है वो दिया गया है, मतलब कौन कौन सा ट्रीटमेंट इन तीनों के लिए होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ये बहुत ही आसान होता है, और इसमें लाइफ टाइम फ्री हो जाता है आदमी, और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन देख लेते हैं, इसके नीचे हम लोग इसको बात करेंगे इसमें पूरे ब्रीफ में अभी करें। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन्फ्यूज हेल्दी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स इनटू द बॉडी। करें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में जो होता है, जो हेल्दी स्टेम सेल होते हैं उन्हीं को मतलब बॉडी में डाल दिया जाता है। मैंने बताया था जो स्टेम सेल होते हैं वही ब्लड सेल्स बनते हैं। तो स्टेम सेल में जब जीन में मतलब उनके डीएनए में जब वो मान चलिए एक तरह से पागल हो जाते हैं तो डिवाइड ही करने लगते हैं। तो जो स्टेम सेल है उनको उनकी जगह में हम लोग हेल्दी स्टेम सेल डाल देंगे यार शरीर के अंदर, तो उनका दिमाग तो ठीक रहेगा, वो तो उथल पुथल नहीं करेंगे, तो नॉर्मल डिवाइड होने लगते हैं, तो आदमी बच जाता है, ठीक है। स्टेम सेल में भी कलेक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो, सर्कुलेटिंग ब्लड एंड अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। जो स्टेम सेल कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, बोन मैरो से लिया जा सकता है, सर्कुलेटिंग ब्लड से लिया जा सकता है, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करे वहां से स्टेम से लिया जा सकता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया जा सकता है। तो कई जगह से मतलब हम लोग स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में मैं अब पहले ही बता देता हूँ। स्टेम सेल जैसे मान चलिए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, ए बी है, इसका मान चलिए इसको ब्लड कैंसर है। तो इसका क्या होगा, स्टेम सेल में गड़बड़ी हो गई है, इसका मतलब स्टेम सेल का ब्रेन खराब हो गया है, तो ये अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लग रहा है। और ये जो पर्सन है इसका जो स्टेम सेल है इसका कंट्रोल में है, इसका ब्रेन सही है। तो मैं इसके शरीर में से निकाल के और स्टेम सेल इसके शरीर में डाल दूं, तो क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा ना, और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर अपने आप बनाने लगता है, और उतना ही लिया जाएगा जितना आपको शरीर की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि पूरा स्टेम सेल ही ले लिया आपके शरीर से, तो इसको दे दिया तो आप बचेंगे नहीं, तो ये दिक्कत नहीं होगा। मतलब उसमें चेक किया जाता है कितना स्टेम सेल है, कितना निकालना है, वो सारी प्रोसेस बताई जाती है हमको। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक प्रॉब्लम होती है, किसी की स्टेम सेल किसी को नहीं दिया जा सकता। स्टेम सेल देने के लिए हम लोग को एचएलए टाइप पता करना पड़ता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसको मैंने लिखा है अभी। मैं कीमो कीमो ये जो कीमोथेरेपी है और इसको समझाता हूँ। कीमोथेरेपी है, एक रेडिएशन थेरेपी है। अरे अरे बार बार इसी पे चल जा रहा है। इसको समझाने से पहले मैं बता देता हूँ, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इसके लिए क्या जरूरी है, एचएलए टाइप पता करना। स्टेम सेल डोनेशन, मैंने यहाँ पर स्टेम सेल डोनेशन लिख दिया है। जैसे मान चलिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, तो उस कैसे हो जाएगा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कोई मरीज मिलेगा, कोई मरीज को मतलब उसका एचएलए टाइप मिलेगा तभी ना हम उसको ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमको डोनेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया एचएलए का मतलब फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एचएलए। टाइपिंग इज अ जेनेटिक टेस्ट यूज्ड टू मैच पेशेंट एंड डोनर फॉर बोन मैरो, कॉर्ड ब्लड या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। और अब मान चलिए हम किसी को ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मान चलिए किसी को किसी का किडनी खराब है और किसी को किडनी देना है, तो उसका एचएलए टाइप पता किया जाता है, मतलब एचएलए टाइप मैच कर रहा है कि नहीं, तभी उसको किडनी दिया जाता है। तो बहुत सारे हैं, मतलब होता होगा मतलब लिंक। तो हम लोग यहाँ पर ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्लड में जो होता है, और ब्लड किसी को देना है, और ये पर्सन को बी को ब्लड देना है, तो एचएलए टाइप इसका पता होगा। एचएलए टाइप जब पता हो जाएगा तब इसको ब्लड ये दे सकता है। तो एचएलए टाइप पता करने के लिए मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, मतलब हमको टीकेएमएस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और अपना एचएलए टाइप पता करके, और किसी को भी ब्लड कैंसर है तो उसका एचएलए टाइप और मैच करके आपके एचएलए टाइप से, तो आपको कॉल आएगा और आपको स्टेम सेल उसको जाके डोनेट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काफी बात हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। ये तो पहला हम लोग देख लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का क्या होता है। काफी कंजेस्टेड जरा हो सकता है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो।
और दूसरा देख लेते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यूजेस एंटी कैंसर ड्रग्स टू ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स इन द बॉडी। यहाँ पर क्या कहा जाता था, कीमोथेरेपी में जो एंटी कैंसर ड्रग दिए जाते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं किसको, ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स को। जो कैंसर सेल मान चलिए जो डिवाइड कर रहा है, मतलब जो मान चलिए कोई पागल था, वो बार बार अपना थोड़ी मात्रा तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको सीकर से बांध दो, एक जगह बांध के छोड़ दो। तो इसी तरह ये भी होता है, मतलब जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोका जाता है एंटी एंटी मतलब एंटी कैंसर ड्रग देके, ठीक है। अब उसके आगे कहते हैं कीमोथेरेपी फॉर blood cancer sometimes involves giving several drugs together in set of regimen 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 क्या लिखा है इसको थोड़ा regimen. This treatment may also be given before a stem cell transplant. अब देखिए, कीमोथेरेपी जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के पहले भी दिया जा सकता है। जैसे मान चलिए आपके शरीर में बहुत सारे स्टेम से मतलब ब्लड जो है, खराब ब्लड है, तो उसको पहले हम लोग ब्लॉक करेंगे, उसको रोकेंगे, उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद अपना बॉडी अपने आप बनाने लगेगा। तो हम लोग कीमोथेरेपी जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के पहले भी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में भी यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। यहाँ पर कैंसर सेल्स को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कीमोथेरेपी में क्या था, उसके ग्रोथ को रोका जा रहा था। यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। या टू रिलीव पेन या डिस्कम्फर्ट, या तो इसको रिलीफ पेन रिलीव करने के लिए जो दर्द होता है उसको रिलीव करने के लिए दिया जा सकता है, या डिस्कम्फर्ट होता है मतलब शरीर में उसके लिए दिया जा सकता है। इट में आल्सो बी गिवन बिफोर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। रेडिएशन थेरेपी भी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के पहले दिया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया जो उपचार है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही है, और जिसको लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एचएलए टाइप पता करना पड़ता है, और जो एचएलए टाइप है वो मैच ही नहीं करता जल्दी किसी से। और बहुत कम लोग रजिस्टर करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे मैंने रजिस्टर किया था तो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, मतलब कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अपना जो उसको जो स्वैप किट आएगा उसका यूज करके किसी को बताना है, मतलब मैंने वीडियो डाला था, किसी को बताना क्या है, मतलब कैसे यूज करना है उसको मैंने भी बताया था। और उससे मेरा एचएलए टाइप अभी पता नहीं हुआ है, अभी मैंने तो अभी रिवर्स पिकअप के लिए भेजा था। जब एचएलए टाइप पता हो जाएगा तो मेरा एचएलए टाइप जब किसी कैंसर पेशेंट से मैच कर जाएगा तो मैं उसको अपना स्टेम सेल डोनेट कर सकता हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप भी कर सकते हैं, और करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, सबका भला हो, आपका भी भला हो। जय हिंद, जय भारत।